हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो गया है। आई होप कि आप सभी ने फर्स्ट लेक्चर को बहुत बढ़िया से देखा होगा, उसके कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, जिसमें हमने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल, होमोजेनस, हेटेरोजेनस, ऐसा बहुत कुछ डिस्कशन किया था। तो यार टुगेदर जो ये नीट का जर्नी है ना हमारा, वो नीट का जर्नी तभी पॉसिबल होगा जब इस जेनिथ सीरीज को आप लेकर टॉप तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो टुगेदर हमारा जो एम है कि हमें ड्रीम हमारा कॉलेज चाहिए, वो तभी बन पाएगा जब हम डेली कंसिस्टेंटली लेक्चर्स को अटेंड करेंगे, जो मैम क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहे हैं वो क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही में प्रैक्टिस रिविजन्स करते रहेंगे। तो ये हमारा अब टारगेट रह गया कि जेनिथ सीरीज का हमने L1 लेक्चर फोर्स जो है वो केमिस्ट्री का कर लिया था। आज का टर्न है लेक्चर नंबर 2 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें लेक्चर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। और साथ ही में यार इसके अंदर ना हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहले वाले कॉन्सेप्ट को हमने कर लिया, अब आज का जो क्लास है इसके अंदर हम वो क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं, लॉस करने वाले हैं और साथ ही में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले हमारा ये वाला टॉपिक, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये एनालिसिस आपको पता हो गई, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था इस एनालिसिस को। तो सबसे पहले तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो एक टर्म आ जाती है एक्यूरेसी और प्रिसीशन। बहुत सिंपल सा टर्म है एक्यूरेसी और प्रिसीशन। तो बच्चों कई कबार क्या होता है कि आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट करके आपने कोई ना रीडिंग ली, कुछ वैल्यूज ली, आपने कुछ रीडिंग्स निकाली, है ना, कुछ रीडिंग ली। मान लो आपकी रीडिंग जो है वो एक्चुअल रीडिंग थी 5.25, ये एक्चुअल वैल्यू थी। ये क्या थी? आपकी एक्चुअल वैल्यू थी। आपने एक रीडिंग ऐसे ली कि 5.26, दूसरी रीडिंग आपने ली 7.26, लेट्स से, है ना। तो आपकी जो दो रीडिंग्स ली थी आपने, वो उन रीडिंग्स के अंदर अगर आप कंपेयर करो कि 5.26 इस वैल्यू के बहुत क्लोज है ना। कई कबार लैब में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो या तो ह्यूमन एरर की वजह से या फिर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप मेजरमेंट कर रहे हो उसकी वजह से रीडिंग्स जो है वो फ्लक्चुएट हो जाती है। तो इसीलिए आपकी रीडिंग्स जो है कितना क्लोज है एक्चुअल वैल्यू के, वो बताता है कौन? एक्यूरेसी। लेकिन प्रिसीशन किसको बता रहे हैं? प्रिसीशन का मतलब होता है कि यार आपने 2-3 रीडिंग्स ली, वो तीनों रीडिंग्स आपस में कितना क्लोज है, आपस में वो रीडिंग का वैल्यू कितना क्लोज है, उसको बोलते हैं प्रिसीशन। एक्यूरेसी का मतलब एक्चुअल वैल्यू से आपकी वैल्यू कितनी क्लोज आ रही है, जो एक्चुअल रीडिंग है उससे आप कितना क्लोज हो। लेकिन प्रिसीशन का मतलब होता है कि आपने जो वैल्यूज निकाली है वो आपस में कितनी कोरिलेट हो रही है। आपने जो खुद ने वैल्यूज निकाली है, मान लो आपने एक वैल्यू रीडिंग में निकाली 7.26, 7.25, 7.27 मान लो, तो ये तीनों वैल्यू एक दूसरे से क्या है? बहुत क्लोज है, एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन ये तीनों वैल्यूज क्या है? एक दूसरे से बहुत आसपास है। तो यानी कि ये जो 3 रीडिंग है, ये तीनों वाली, ये रीडिंग्स हो गई हमारी प्रिसाइज, लेकिन एक्चुअल वैल्यू से ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, तो ये होता है एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। तो यहाँ पर एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या है? मेजर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो एक्सपेरिमेंट करके आई या मीन वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू। मतलब कितना अंतर आ रहा है आपने एक्सपेरिमेंट जो किया वो और जो एक्चुअल ट्रू वैल्यू थी उनमें कितना फर्क आ रहा है, और वो डिफरेंस बहुत कम होगा, वो होता है आपका एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, एक्यूरेसी में मान लो एक सैंपल है, उसमें कितना क्लोरीन है? 20.3% क्लोरीन है। मेथड ए से आपको वैल्यू निकली 20.6, मेथड बी से आपको वैल्यू कितनी निकली? 20.46%। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इन दोनों वैल्यूज को जब हम इनसे अंतर निकालेंगे, मतलब 20.3 से माइनस कर दो दोनों को, तो मेथड ए से हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.30%, और मेथड बी से जब माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.16%। तो दोनों में डिफरेंस कम किस में आ रहा है? लो डिफरेंस है यहाँ पर। करेक्ट है, यानी ये डिफरेंस क्या है? बहुत कम है। जब डिफरेंस कम होता है तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये वाली वैल्यू हो गई हमारी एक्यूरेट। ये वैल्यू क्या हो गई? एक्यूरेट हो गई। एक्यूरेट मतलब जो वैल्यू मेन वैल्यू से, ट्रू वैल्यू से बहुत क्लोज होती है, उसको बोलते हैं एक्यूरेट। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब आपकी दो वैल्यूज या ज्यादा वैल्यू जो भी आप निकाल रहे हो एक्सपेरिमेंट करने में, वो आपस में कितनी क्लोज है।
आपस में कितनी क्लोज है, ठीक है। तो प्रिसीजन एक्सप्रेस कैसे करते हैं, डिफरेंस बिटवीन अ मेजर्ड वैल्यू जो आपने मेजर करी है एंड द अरिथमेटिक मीन वैल्यू, मतलब जो सारी की सारी वैल्यूज का मीन ले लिया हमने वो, और जो मेजर करके हमने वैल्यू निकाली उनके बीच का डिफरेंस देखना है। समझे क्या होता है प्रिसीजन, यानी आप ट्रू वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, प्रिसीजन में हमेशा बात करते हैं कि आपने जो मेजर करी वैल्यू वो कितनी एक दूसरे से क्लोज है। तो मान लो स्मॉलर द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल वैल्यूज, रिपीटेड मेजरमेंट द ग्रेटर इज द प्रिसीजन। तो बस आपने जो वैल्यूज निकाली है, मान लो आपने 4 रीडिंग निकाली, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 मान लो, तो ये वैल्यूज बहुत क्लोज है एक दूसरे से, करेक्ट, इनमें डिफरेंस बहुत कम है ना। तो यहाँ पर देखो एक मेथड से आपने निकाला परसेंटेज ऑफ Cl 20.6 प्लस माइनस 0.05, दूसरे वाले में ये, अब प्लस माइनस का मतलब क्या कि थोड़ा सा 0.05 ज्यादा हो सकता है इस वैल्यू से और 0.05 कम हो सकता है इस वैल्यू से। तो यानी कि मेथड ए से हमें इतना डिफरेंस आ रहा है और मेथड बी में जो रीडिंग का है वो इतना डिफरेंस आ रहा है। तो आप बताओ डिफरेंस बहुत कम, लेस डिफरेंस है यहाँ पे लेस डिफरेंस है 0.05। तो ये जब लेस डिफरेंस आता है तो यानी कि ये डाटा हो गया प्रिसाइज। क्या हो गया, ये प्रिसाइज डाटा हो गया। समझे प्रिसाइज का मतलब क्या है, जिसमें डिफरेंस बहुत कम आए उसको बोलते हैं प्रिसाइज। लेकिन एक्चुअल वैल्यू की बात नहीं करी जा रही यहाँ पर, जो हमने कैलकुलेट करी है ना 4 रीडिंग में ले ली तो वो वैल्यू की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्यूरेसी और प्रिसीजन। तो अब ना हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसको और अच्छी तरह समझने के लिए, एक्यूरेसी और प्रिसीजन को। तो मान लो हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, आपने कोई भी 4 फ्रेंड्स का नाम ले लो और वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हीना, नीना, करीना और संगीता। मान लो 4 बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया। अब यहाँ पर उन्होंने 4 रीडिंग ले ली, ठीक है। आपको सबसे पहले निकालना है मीन। अब मीन का मतलब क्या होता है, सारों को प्लस करो, डिवाइड कर दो 4 से, ये बन गया मीन। ऐसे ही इसका मीन और ये वाला मीन वैल्यू आ गया। अब अगर आप देखो कि मीन वैल्यू जो हमने निकाली है और उससे एक्सपेरिमेंट वाली वैल्यू कितनी वेरी कर रही है, देखो 50 से 52, 48, मतलब 0.02 या तो ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, डेविएशन इतना ही आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर देखो 52 आ रही है वैल्यू मीन वाली। अब इधर देखोगे 28, 40, 65, 75, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे ज्यादा डिफरेंस इतना आ रहा है 0.24, या तो इंक्रीज हो रहा है या कम हो रही है जो रीडिंग्स आ रही है मीन वैल्यू से। ऐसे यहाँ पर देखो 0.05 डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पर मीन वैल्यू से 0.3 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये है डेविएशन। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, जिसका सबसे कम डेविएशन आ रहा है, मतलब किसका आ रहा है सबसे कम डेविएशन, 0.02, यानी कि ए वाले स्टूडेंट ने जो वैल्यूज निकाली है वो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है। इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा क्या है, प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब जो एक दूसरे से बहुत क्लोज है, मीन वैल्यू के बहुत पास है। 0.02 का ही तो डिफरेंस आया है, बाकी सब कुछ तो सेम है। तो ये बताएंगे हम कि सबसे ज्यादा प्रिसाइज यूनिट्स निकाल रहा है स्टूडेंट ए। अब एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं पता एक्चुअल वैल्यू कितनी है, नहीं तो एक्चुअल वैल्यू से हम डिफरेंस निकाल के बता सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। अब शॉर्ट में सिंपल में समरी करेंगे, जब एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंस निकालेंगे तो वो कहते हैं एक्यूरेसी। एक्चुअल वैल्यू से जितना क्लोज आएगा वो होता है एक्यूरेट। प्रिसीजन का मतलब होता है कि हमारी रीडिंग्स आपस में कितनी क्लोज है, सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखो इल्यूस्ट्रेशन देखो, ये एक्चुअल वैल्यू ट्रू वैल्यू ये रही, ये वाली ट्रू वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, और मीन लिया जा रहा है सभी यूनिट्स का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो अगर आप देखो कि जो स्टूडेंट जो ए था ना उसकी रीडिंग्स यहाँ पर लाई कर रही है, मीन भी यहाँ पे लाई कर रहा है, दैट मीन हम कहेंगे कि स्टूडेंट ए का रीडिंग जो था प्रिसीजन भी अच्छा है क्योंकि सारी यूनिट्स एक दूसरे की, सारी बॉल्स एक दूसरे के पास है, तो प्रिसीजन भी अच्छा है और एक्चुअल वैल्यू के भी क्लोज है, तो प्रिसीजन भी अच्छा है। मतलब स्टूडेंट ए ने दोनों चीजें सही करी। स्टूडेंट बी जो है, देखो ये थी ट्रू वैल्यू, उसमें एक्सपेरिमेंट में देख सकते थे। स्टूडेंट बी को अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट बी की बॉट्स देखो 1, 2, 3, 4 कितनी दूर दूर है, मतलब यहाँ पर कहेंगे कि ये प्रिसाइज नहीं है, प्रिसाइज नहीं है। लेकिन जब इन सबका एवरेज लेंगे तो एवरेज लेके कहीं बीच में वैल्यू आएगी तो मतलब कहेंगे एक्यूरेट है, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के पास है। स्टूडेंट सी को देखेंगे तो सारी की सारी रीडिंग पास जा रही है लेकिन ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है, एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर है, तो एक्यूरेसी खराब है क्योंकि एक्चुअल वैल्यू से दूर है, लेकिन
खुद की रीडिंग सारी की सारी क्लोज आ रही है, मतलब हो सकता है जिस इंस्ट्रूमेंट से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो इंस्ट्रूमेंट सही ना हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट सी का एक्सपेरिमेंट प्रिसाइज अच्छा है लेकिन एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। और स्टूडेंट डी को देखो, स्टूडेंट डी का मीन वैल्यू भी बहुत दूर आ रहा है और इसकी जो रीडिंग्स आ रही है इंडिविजुअल वो भी एक दूसरे के पास नहीं है, मतलब प्रिसीजन भी अच्छा नहीं है, एक्यूरेसी भी अच्छी नहीं है। तो ये होता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन का इलिस्ट्रेशन। तो यानी कि हम यहाँ पे ध्यान रखना, गुड प्रिसीजन मतलब अगर मैंने किसी को कहा कि यार तुमने 4 रीडिंग ली, चारों रीडिंग बहुत पास पास आ रही है, मतलब प्रिसीजन अच्छा है आपका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है, क्योंकि एक्यूरेसी के लिए हमें ये देखना है कि वो एक्चुअल वैल्यू से कितना क्लोज है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे बच्चों, ये ना साइंटिफिकली ये पूरी की पूरी थ्रू आउट आपकी केमिस्ट्री में जहां कैलकुलेशंस आ रही है वहां काम आने वाले हैं। एक्सपोनेंट्स है ना, हमने लोअर क्लासेस में करा हुआ है, तो एक सुपरफिशियल आइडिया देंगे कि आपके सामने ये जो है ये है नंबर जिसमें सिंगल नॉन जीरो डिजिट रहेगी। ठीक है, और ये 10 की पावर n जिसमें n जो है वो कुछ भी वैल्यू मैरी कर सकता है ना। तो मान लो मुझे क्या करना है 2 4 8 5 6, ठीक है, पॉइंट मान लो यहाँ पे है, तो मुझे क्या करना है इस पॉइंट को मूव करना है लेट्स से आगे। मैं इसका सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। आप इसको बना रहे हो 2.4856, ठीक है, आपने वैल्यू को क्या कर दिया, छोटा कर दिया ना। पहले देखो 248 थे, अब कितना हो गया 2.4, तो आपने वैल्यू को कर दिया छोटा, तो पावर में ना ऐड कर दो। जब वैल्यू छोटी कर रहे हो तो कंपनसेट कैसे करोगे, दूसरी चीज को ऐड करके बड़ा कर दोगे। मतलब कितने पावर 1 2 डिजिट मूव करें ना तो पावर में लगा दो 2। समझे, अगर वैल्यू को कर रहे हो आप छोटा तो पावर में ऐड कर दो, ज्यादा कर दो, उल्टा करना है। अगर आप छोटा कर रहे हो तो कंपनसेट कैसे होगा, ज्यादा करके कंपनसेट होगा। अगर आप बड़ा कर रहे हो तो कंपनसेट कैसे होगा, कुछ माइनस करके होगा। समझे, तो मान लो मेरे पास में ना क्या था 147983, ठीक है, मान लो मेरे को यहां से 0.00 मुझे यहां से उठाकर इसको जंप कहां करवाना है, इधर से जंप करवाना है इधर, है ना। तो यार ये क्या हो जाएगा 1 पॉइंट, क्योंकि हम हमेशा ध्यान रखा नॉन जीरो डिजिट के बाद एक नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं। 1.47983 लिखेंगे इंटू 10 का पावर। अब देखो मैंने 0.00 था उसको 1.4 कर दिया, बड़ा कराना मैंने, तो पावर में क्या कर दो, माइनस कर दो, कम कर दो उसको। तो कितना कम होगा, 3 कम होगा तो -3 लिख दोगे। बस ये एक्सपोनेंट्स का तरीका चलता है। ठीक है, इससे ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में साइंटिफिक नोटेशंस को एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरीके से करते हैं। तो अगर मुझे करना है एडिशन, मुझे करना है 2 × 10 की पावर 2 में प्लस करना है 3 × 10 की पावर मान लो 3 है लेट्स से, तो कैसे ऐड करेंगे इनको। तो आप डायरेक्ट ऐड मत करने लग जाना, गलत हो जाएगा। ये आप लोगों को पता भी है कि पावर्स को क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। इसको 2 है, ये 3 है, या तो इसको 3 कर दो या इसको 2 कर दो, है ना। तो कैसे करेंगे 2 × 10 की पावर, मान लो मुझे इसको रखे रखो, ये क्या कर दो, कम कर दो। कम कैसे करेंगे, आप फिर से देखो, इसे मुझे करना है कम, तो ये वाला क्या करना पड़ेगा, मुझे ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 30 × 10 का पावर 2। एक कम किया तो इसमें एक ज्यादा कर दिया, 0 ऐड कर दिया। समझे कैसे किया, जब मैंने इस वैल्यू को 3 से 2 करा मतलब कम किया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी। तो बड़ी कैसे करेंगे, 30 बना के बड़ी करेंगे ना, 32 तो नहीं बनाओगे, 0 ऐड करना है ना, ये ध्यान रखना। या तो 0 ऐड करेंगे, डेसिमल ऐड करेंगे। तो 0 ऐड करेंगे तो ये बड़ा बन गया और ये छोटा हो गया। बस अब क्या करेंगे 2 और 30, 10 की पावर 2 को कॉमन ले लिया, कितना बन जाएगा 32 × 10 की पावर 2। ये बहुत बेसिक चीज है जो हम ना बार बार यूज कर रहे हैं, ऐसी ऐड में, ऐसी सब्ट्रैक्शन में भी यही ध्यान रखना है, पावर्स को क्या करना है, सेम करना है। अगर मान लो मुझे इसे बड़ा करना होता, यानी 2 को क्या करना होता, 3 बनाना होता, तो ये बन जाता 0.2, ये बन जाता 0.2। मतलब इस वैल्यू को हमें क्या करना होता, छोटा करना पड़ता जब हम पावर में ऐड कर रहे हैं। समझे, पावर को करना है अगर बड़ा, पावर को करना है बड़ा तो वैल्यू को कर दो छोटा। तो अगर मैंने पावर को बड़ा किया, 3 बना दिया, 10 की पावर 2 से 10 की पावर 3 बना दिया, तो वैल्यू को मुझे छोटा करना पड़ेगा। मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं 0.2 × 10 की पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं। समझे कैसे बनाया, इस तरीके से हमें एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्व करना है। ऐसे अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो 2 × 10 की पावर 2 × 3 × 10 की पावर
3, मान लो ऐसा कुछ है, तो क्या करोगे 2 और 3 को तो मल्टीप्लाई करके 6 बन गया, पावर्स को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई वाली को ऐड करना होता है, तो ये बन जाएगा 6 × 10 की पावर 5, सिंपल। ओके, ऐसे देखना है, पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड होती है। और डिवीजन में क्या करेंगे, अगर डिवीजन वाला होगा तो डिवीजन में क्या करते हैं, 10 की पावर x बाय 10 की पावर y क्या हो जाएगा, 10 की पावर x माइनस y हो जाएगा, है ना, 10 की पावर x माइनस y हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है, इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। कैसे करेंगे, इस तरीके से। ओके, चलिए अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है, ये जो भी एक्यूरेसी प्रिसीजन हमने यूज किया ना, इसका ही आगे का फर्दर एप्लीकेशन है कि अगर हम बात करते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा बहुत क्या आता है, फ्लक्चुएशन हो जाता है ना, थोड़ी बहुत वैल्यू आगे पीछे हो जाती है। हो सकता है वो हमने गलती करी हो, या हो सकता है इंस्ट्रूमेंट ही गलत हो। मेजोरिटी बच्चे कहेंगे मैम इंस्ट्रूमेंट ही गलत था, है ना, ऐसा बोलोगे तो यार मतलब कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आपका रीडिंग एक्चुअल वैल्यू के थोड़ा बहुत डेविएट कर रहा है। तो यानी कि हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है ना, वो कन्वे करता है कि क्या आपका वैल्यू आ रहा है और कितना ज्यादा सही है, एक्यूरेट है, ठीक है। तो उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं एक्सेप्ट लास्ट डिजिट्स। तो ये होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ऑल्दो ये वाला टॉपिक बहुत रेयरली पूछा जाता है नीट में, लेकिन हम एनसीईआरटी का सब कुछ कवर कर रहे हैं तो हम कोई भी पार्ट मिस नहीं करेंगे। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स का कुछ एग्जांपल्स, आपको कुछ रूल्स है, आपको क्या पता चलेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स है या नहीं है, तो उसके कुछ रूल्स है। तो पहला रूल है, रूल्स सबसे पहले जो नॉन जीरो डिजिट्स है, नॉन जीरो, जीरो नहीं है, वो सारी सिग्निफिकेंट होती है। जैसे 3.132 इसमें कितनी आ जाएगी 4, 1.76 इसमें कितनी आ जाएगी 3, 5.4 इसमें कितनी आ जाएगी 2 वैल्यूज, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 5। तो इस तरीके से नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट्स होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब दो नॉन जीरो डिजिट, मान लो मैंने लिख दिया 2.005, तो ये दोनों जीरोस जो है ना, ये दोनों जो जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट है। तो इसमें टोटल कितनी हो जाएगी, दो तो सिग्निफिकेंट नॉन जीरो वाली और दो ये जीरो वाली, तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगी, ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे यहाँ पर देखो 3.03, तो ये सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगी। तो ये होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के लिए। अगला थर्ड रूल हमारा ये है कि ऑल जीरोस प्लेस्ड एट द एंड, जो एंडिंग पे लगाई गई है बिफोर डेसिमल प्लेस, देखो कैसे, एंडिंग टू द राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। मैंने यही कहा आपको। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पहले वाली वैल्यूज होती है वो सिग्निफिकेंट, पहले वाली जीरोस होती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती है, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन ये बाद वाली जो है ये तीनों सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे 3 हो गई। इधर देखो 1 2 3, और क्या कहा था, राइट साइड डेसिमल के राइट पे जो जीरो है वो काम किया, क्योंकि ये हमें बता रहा है ना हम कितनी सही तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं। आपने मान लो लिखा 54 वेट किसी का, 54 केजी मान लो किसी पर्सन का वेट आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में मान लो 54.5 केजी था वेट, तो ये 0.5 क्या बता रहा है, उसकी एक्यूरेसी को बता रहा है, कितना सही है वो, है ना। तो ये क्या है 243.0, इसके अंदर आपको ये जीरो है, ये सिग्निफिकेंट हो गया क्योंकि ये एक्यूरेसी बता रहा है हमें। तो यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएगी, ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज क्या हो जाएगी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगी। इस तरीके से आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझना होता है। अगला रूल है कि एग्जैक्ट नंबर, जब मुझे पता है कि एक बास्केट है उसमें 20 एग्स है, तो मैं बिल्कुल 100% श्योर हूं कि एग्स कितने हैं, 20 एग्स पड़े हुए हैं, तो ये मेरे लिए क्या हो गया 20 एग्जैक्ट वैल्यू है, ना कम ना ज्यादा। तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाती है, कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट, जो एग्जैक्ट वैल्यूज होती है उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाती है, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर्स यानी जिसको हम कंफर्मेशन से कह सकते हैं कि 2 बोल्स, ऑब्वियसली 2.5 बोल्स तो नहीं होगी, 2.1 बोल्स तो नहीं होगी, तो ये वैल्यूज में इनफाइनाइट होती है। उसके बाद जीरोस एट द एंड ऑफ अ नंबर, ठीक है, एंड ऑफ द नंबर और राइट ऑफ अ नंबर, मतलब कि यहां पर हम बात कर रहे हैं आर सिग्निफिकेंट। वही मैंने आपको बताया जीरोस कहां पे, डेसिमल के बाद वाले जीरोस, यानी कि ये भी क्या है सिग्निफिकेंट है। पिछली बार है ना नंबर नहीं था,
है ना, नंबर नहीं था, वो कहते हैं डेसिमल के बाद वाले जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अब क्या बोला है कि नंबर के बाद वाले जीरोस जो डेसिमल के बाद में आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट है। समझे आप मेरी बात? अगर नहीं समझे वापस सुनो, नंबर जो डेसिमल के बाद नंबर आ रहा है उसके बाद के जीरोस भी सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी कि ये दोनों भी क्या है, सिग्निफिकेंट है। आप समझे कैसे बताया? ये दोनों भी क्या हो गए, सिग्निफिकेंट हो गए। तो ये चीज बताई जा रही है यहाँ पे। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। बट जीरोस एट द एंड ऑफ अ नंबर आ गया विद आउट डेसिमल प्लेस, मतलब कि यार यहाँ पर जो ये जीरोस है ना इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी कि ये जीरोस है, ये जीरो हो गया, इनका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। यानी कि डेसिमल अगर नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है और लास्ट में जीरो आ रहे हैं, वो जीरोस काउंटेबल नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। सिंपल, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक शॉर्ट समरी कर लेते हैं सभी की। देखो यहाँ पर अगर मान लो ये वैल्यू लिखिए 0.000240, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये प्रायर वाले जीरोस होते हैं, जो आगे वाले जीरोस होते हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉन सिग्निफिकेंट है। 2040, तो जीरो बिटवीन, ये सबका समरी कर रहा है, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, और जीरो एट द एंड ऑफ अ डेसिमल, यानी कि डेसिमल के बाद आ रहा है ना, ये डेसिमल ये रहा, डेसिमल ये रहा, डेसिमल के बाद में जीरोस आ रहे हैं, तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाते हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाते हैं। ऐसे ही ये कुछ एग्जांपल है, आप ट्राई करके देख सकते हो। जो ये नॉन जीरो डिजिट हो गए सारे सिग्निफिकेंट, ये भी नॉन जीरो सारे सिग्निफिकेंट, यहाँ पर जीरोस, ये दोनों जीरोस और ये, तो ये सारे के सारे जीरोस क्या होंगे, सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला प्रायर वाले नहीं होंगे, आगे वाले नहीं होंगे, पीछे वाले सिग्निफिकेंट होंगे, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का कुछ जस्टिफिकेशन है। कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यार ये वाला टॉपिक ना बहुत सिंपल है, मतलब आपको ना ऐड करना है, माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है, लाइक डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी करना है, तो आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है कि एक तो अगर आप कोई नंबर को ऐड कर रहे हो, मतलब 2.42 2.3 4.7 8, मान लो ऐसे आपने कुछ ऐड किया, तो ये कितना बन जाएगा, ये 10 और 15, और ये कितना बन जाएगा 4 5 6 7 8 और 9.50 बनेगा। तो अगर आपको ये फाइनल आंसर लिखना है इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहाँ पर देखो सबसे लीस्ट वाली, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो कौन है जिसमें सबसे कम है, बीच वाली वैल्यू सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर ले रही है, 2 ही है। तो इसके अंदर आप चेक करो कि यहाँ पर है ना डेसिमल कितना, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है ना, तो आपको फाइनल आंसर को भी ऐसे ही लिखना है कि सबसे लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इसके पास है कितनी, 2, और डेसिमल के बाद एक ही क्या है, डिजिट है। तो आप इसको कैसे लिखोगे सिग्निफिकेंट फिगर में, आप इसको लिखोगे 9.5। तो ये क्या बन गया हमारा, सिग्निफिकेंट फिगर बन गया, 9.5 हमारा सिग्निफिकेंट फिगर बन गया। इसका आंसर ऐसे निकालोगे, तो आपको ढूंढना है सबसे कम वाला नंबर जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और उसमें देखना है डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, उतने ही नंबर आपके आंसर में होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ऐसे सबट्रैक्शन और ये दोनों रूल्स मैंने आपको बता दिए, ओके। डिवीजन भी इसी तरीके से आपको करना है। उसके बाद में अगर मान लो आपको बहुत सारे स्टेप्स करने हैं, तो स्टेप्स में भी आप इंडिविजुअली ऐसे ही चलोगे, यानी कि एक स्टेप किया, फाइनल आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर लोगे जो सबसे कम वाले थे, फिर उसके बाद आपने फिर कैलकुलेशन करी कोई और काम के लिए, फिर आपने वही, मतलब सभी जगह आपको हर एक स्टेप में वो सिग्निफिकेंट फिगर वाला रूल लगाना है जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है। अच्छा, अब आ गया है राउंड ऑफ करने का तरीका। तो यार यहाँ पे भी काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है राउंड ऑफ करने में। ये एक बहुत इजी सा सिस्टम है, इतना ये थ्योरी आपके लिए लिखी हो ताकि आप इसको इजीली रीड कर सको। तो यार हमारे पास में राउंड ऑफ करते कैसे हैं, नंबर के लिए सब राउंड ऑफ करते हैं, जिसके नंबर आते हैं ना सारे राउंड ऑफ करते हो यार। कि कैसे करोगे राउंड ऑफ, अगर हमारा 5 से ज्यादा है ना वैल्यू को, तो उसको हटा रहे हो, मान लो इसके लिए ना हम ये थ्योरी आप इसको रीड करना। मान लो लिखा हुआ है 2.368, मान लो मुझे इसको 8 को हटाना है, मुझे इसको 8 को हटाना है, तो मैं क्या लिखूंगी 2.3, क्योंकि ये नंबर हटा रहे हैं 5 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 5 है, तो मैं इसमें क्या कर दूंगी, एक डिजिट को ऐड कर दूंगी, 1 को ऐड कर देंगे, एक बड़ा कर देंगे, तो ये बन गया।
ठीक है। अगर मान लो क्या था 2.4282, मुझे इस 2 को हटाना है, तो जिसको हटा रही हूँ वो 5 से कम है, 5 से कम है तो ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, मतलब कि उससे पहले वाले पे कोई फर्क नहीं आएगा, वो वैसा का वैसा रहेगा। यानी कि 8 है तो 8 ही रहेगा क्योंकि मैंने 2 को हटाया है और 2 5 से कम है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब है जब हम जिसको हटा रहे हैं वो क्या है, वो 5 ही है। ठीक है, अब मान लो 5 को हटाना है, एग्जाम्पल 5 को हटाना है, मान लो 2.375, मुझे अब 5 को हटाना है। अब मैं क्या करूं, अब तो ये ना तो 5 से ज्यादा ये 5 से कम, ये तो खुद ही 5 हो गया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2.37, अब आप देखो कि जो नंबर आ रहा है ये क्या है, ये नंबर क्या है मेरे पास, ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में +1 कर देते हैं, यानी कि 38 बन जाएगा, 38। ठीक है, और अगर मेरे पास 2.38 था, मान लो ये था, अगर अब मुझे इस 5 को हटाना है ना, तो मेरे पास ये नंबर क्या है, इवन है ना या ऑड है, इवन है। तो अगर इसको मुझे हटाना है तो ये क्या रहेगा, ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑड नंबर है तो +1 कर दो, इवन है तो नो चेंज, कुछ चेंज नहीं आएगा। तो यही सिंपल सा राउंड ऑफ के रूल्स है। तो ये सारे के सारे रूल्स लिखे हुए हैं, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो बच्चों हमने फर्स्ट लेक्चर में भी करे थे कन्वर्जन्स। ठीक है, तो यूनिट्स मैं आपको बता देती हूँ, ये सारे के सारे यूनिट्स हैं जो यहाँ पे लिखी गई है। वॉल्यूम की यूनिट्स है ना, मास की यूनिट, लेंथ की यूनिट्स, हमने कल वाले लेक्चर में भी काफ़ी सारी यूनिट्स कवर करी थी, अगर आपने देखा हो, है ना। तो अगर नहीं देखा तो कर लेना। बाकी हमें यूनिट्स का पता है कि मान लो मुझे कन्वर्ट करना है लेट्स से 10 दिन को किसमें, सेकेंड में, मान लो मेरे को करना है, तो कैसे करेंगे कन्वर्ट। सभी को यूनिट कन्वेंशन पता है ना, सभी को यूनिट कन्वेंशन पता है। मतलब कि हम जानते हैं एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 10 दिन में कितना हो जाएगा, 24 इंटू 10, इतना हो जाएगा 24 इंटू 10। ठीक है, 240 हो जाएगा आवर्स। अगर मेरे को अब आवर्स निकल गए तो एक आवर में कितना, 60 मिनट्स होते हैं, और 60 अगर एक एक्सेप्ट कर लेते हैं यूनिटरी मेथड, एक आवर में कितना 60 मिनट्स होते हैं, तो हम कहेंगे 240 आवर्स में कितना हो जाएगा, 60 इंटू 240 मिनट्स, 60 इंटू 240 मिनट्स। और मुझे करना किस में था, सेकंड में कन्वर्ट, तो सेकंड वाला रिलेशन निकालो कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 इंटू 240 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे, 60 इंटू 240 इंटू 60 इंटू 60, ये बन गया सेकंड। तो बस आपको रिलेशन निकालना है कि एक के लिए कितना, तो 1 के लिए अगर 1 डे के लिए 24 आवर्स, तो x डेज के लिए इंटू x कर दो। कहते हैं ना एक टॉफी की रुपीस मान लो 5, एक टॉफी 5 रुपीस की है, तो 10 टॉफीज कितने की हो जाएगी, 10 इंटू 5। ऐसे करना होता है यूनिटरी मेथड हमें यूनिट कन्वर्जन्स के लिए। तो ये स्क्रीनशॉट लेके रखना क्योंकि बार बार काम आती है आपकी। ठीक है, तो अब है ना ये कुछ क्वेश्चंस है बच्चों, मैंने ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको भी मैंने जो समझाया आप सारे के सारे ये वाले क्वेश्चन ट्राई करना, और मुझे ये 10 की पावर 3 है, और मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने ये सॉल्व करे तो क्या आंसर आया आप सभी के लिए। ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर एक्टिव होने चाहिए। अब नेक्स्ट देखो यूनिट के लिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगेन क्या पूछा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहां पर भी क्या करना है आपके लिए, क्वेश्चंस मैंने इसलिए बनाया ताकि आप ये क्वेश्चंस को ना कवर कर सको। ओके, 5 फीट 9 इंचेस इन सेंटीमीटर, हाइट ऑफ मैन 5 फीट 9 इंचेस इन सेंटीमीटर। तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो इंच का रिलेशन सेंटीमीटर से कितना है, 2.54। तो अगर 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 है, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 है सेंटीमीटर, तो यहां पर कितना था 9 इंच। 9 इंच को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, 2.54 इंटू 9 कर दोगे, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, है ना, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, और फीट का कन्वर्जन कर देना सेंटीमीटर के अंदर, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 1 मिलियंथ ऑफ 1, ठीक है, 4000 डेसिमल इक्विवेलेंट टू 2/3। तो ये सब क्या है, आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैलकुलेट 2 प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे भी अब आपको इसको क्या करना है, याद आया, मल्टीप्लाई करना है 12.6 को, क्या करना है 12.6 को मल्टीप्लाई करना है 11.2 से। तो जो आपका आंसर निकलेगा
जो आपका आंसर निकलेगा कितना निकल जाएगा, 12.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 11.2 से, देख लेते हैं 11.2 से तो कितना आ रहा है 141.12, ये आंसर आ रहा है, टाइम बचा लिया, 141.12 आ रहा है आपका आंसर। तो इसमें आपको दिख रहा है सिग्निफिकेंट फिगर दोनों में 3-3 ही है और डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आ रही है, चाहे नीचे वाले में या ऊपर वाले में। तो आंसर को क्या लिखोगे 141.1 तक ही लिखोगे, 0.1 तक ही लिखोगे। ऐसे ही डिवाइड करोगे, जब डिवाइड करोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आपको ध्यान रखना है पॉइंट कितना लेना है, 0.2 तक लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको यूज करना है। अच्छा यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर आपकी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है ना, 3 सिग्निफिकेंट है ना, तो आपको लास्ट वाले को भी तो 3 ही लेना पड़ेगा फिर। तो आपने ये बनाया ना यहाँ पर, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 14.11, ऐसे लिखोगे 14.11। अब 10 का पावर आप लोग जरा मुझे कमेंट में बताना कि ये वाला 10 का पावर क्या आएगा, क्योंकि मैं इसको कम कर रही हूँ, वैल्यू को क्या किया मैंने, कम किया। जब मैंने कहा वैल्यू को कम कर रही हूँ तो पावर में ज्यादा करना है, ज्यादा मतलब ऐड करना है, तो एक पावर में ऐड कर दिया। मुझे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए थी, मुझे चाहिए थी 3, तो ये 3 कितनी आ जाएगी 1 2 3, यानी इतना इतना रखो है ना। तो ये 1 को हटा दो यहाँ से, ये 1 को क्या कर दो यहाँ से हटा दो, तो ये कितना बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये आ गई 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 10 की पावर वालों को सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट करेंगे, तो यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो फाइनल आंसर आपका ये बनेगा। समझे कैसे किया? ऐसे ही यहाँ पर ये 108/7.2 था ना, ये करोगे डिवाइड करके, तो आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा उसके अंदर आपको सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही होनी चाहिए। जितना कुछ भी है उसको पावर में लेके चले जाओ, लेकिन 2 सिग्निफिकेंट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1080, डिवाइड करेंगे अगर अपने 7.2 से, मैं आपको फाइनल आंसर बता देती हूँ 150 आ रहा है, ये आपका आंसर 150 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या पता था, डेसिमल के बाद एक डिजिट और 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो मुझे यहाँ पर डेसिमल लाना पड़ेगा। मतलब डेसिमल क्या होता है, नॉर्मल नंबर के लास्ट में होता है, मुझे उसे लाना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं बनाऊंगी 1.5 इंटू 10 का पावर, 0 नहीं लगाना पड़ेगा, अब 0 हटाना पड़ेगा। 10 का पावर, मैंने इसको कम किया वैल्यू को, तो पावर में ज्यादा कर दो, कितना 2 ज्यादा करोगे तो यहाँ लगा दोगे 2, यहाँ कितना लगा दोगे 2 लगा दोगे, तो ये बन गया मेरा 2 सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक वैल्यू है, ठीक है। इस तरीके से समझना है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, तो मेरा ये साथ के साथ आपको होमवर्क दे रखा है मैंने, सेम उसी तरीके से आपको ऐड प्लस मल्टीप्लाई करने हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स की टर्म में लेके आने, ठीक है। ऐसे ही देखो, डेंसिटी ऑफ वेनेडियम इज इतना, कन्वर्ट द डेंसिटी टू यूनिट्स ऑफ 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मुझे किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैं जानती हूं कि ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर -3 किलोग्राम होता है। सही है, सही है ना, करा हमने। तो यहां पर मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी 10 की पावर -3, ये बन जाएगा किलोग्राम्स। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 कर दी, ये बन गया मेरा ये। अब मेरे को सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में। तो सेंटीमीटर क्यूब को मैं जानती हूं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना, 10 की पावर कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा ना, 10 मीटर हो जाएगा ना, यहाँ पे मिलीमीटर, ये मीटर में करना है ना मैं कन्वर्ट। हाँ, तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर लगाएंगे -2 मीटर। सही है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर। तो यहां से सेंटीमीटर क्यूब 3 बार है, 3 बार सेंटीमीटर है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा। 10 की पावर -2 एक बार मीटर, 10 की पावर -2 एक बार मीटर, 10 की पावर -2 एक बार मीटर। तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने का तरीका। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसको सॉल्व करोगे और फाइनल आंसर निकालोगे 10 की पावर्स को सॉल्व करके। तो ये एक तरीका हो गया, किस में कन्वर्ट किया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। ओके, ऐसे ही आपको ये एक कैरेट वाला क्वेश्चन है। मास ऑफ पीस ऑफ स्टोन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैरेट। कैरेट में करते हैं ना, व्हाट इज द मास ऑफ रिंग इन ग्राम्स विच कंटेन्स, देखो 0.600 कैरेट डायमंड है और 8.500 ग्राम गोल्ड है।
क्या है, गोल्ड है ना। तो 1 कैरेट को ग्रेन बता दिया कि 1 कैरेट इतना ग्रेन हो गया और 1 ग्राम इज इक्वल टू इतना ग्रेन हो गया। अब देखो कन्वर्जन कैसे करोगे, कैरेट को पहले ग्रेन में कन्वर्ट करोगे, ये कैरेट ग्रेन में कैसे कन्वर्ट होगा, 1 कैरेट इतना ग्रेन होता है तो 0.600 कैरेट कितना हो जाएगा, 0.600 इंटू 3.168 ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां पर तो ग्राम ही रखो। अब ग्रेन को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम में। तो मैं जानती हूँ 1 ग्राम, 1 ग्राम किसके इक्वल, 1 ग्राम के इक्वल हो गया 15.4 ग्राम के, ग्रेन के। तो मुझे तो ग्रेन को कन्वर्ट करना था ना ग्राम में, तो मेरे को 1 ग्रेन करना पड़ेगा। 1 ग्रेन कितना हो जाएगा, ये नीचे ले जाओ, 1/15.4 ग्राम के इक्वल हो जाएगा, 15.4 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। तो 15.4 ग्राम के इक्वल होगा, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 1 ग्रेन इतना ग्राम है ना, तो 1 ग्रेन इतना ग्राम है, तो 0.600 इंटू 3.168, ये ग्रेन्स को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 15.4 से, 15.4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ग्राम्स प्लस 8.500 ग्राम्स। तो आप अब दोनों ग्राम्स हो गई यूनिट्स। अब आप दोनों को प्लस करो और फाइनल आंसर निकालोगे ग्राम्स के अंदर। समझे किस तरीके से हो रहा है यूनिट कन्वर्जन, बहुत ही बढ़िया था कॉन्सेप्ट ये वाला। तो देखो जब पढ़ाई कर रहे हो ना साथ के साथ, तो थोड़ी सी मोटिवेशन भी रखनी चाहिए अपने साथ में। अभी लॉस करेंगे हम। इन द एंड इट्स नॉट द इयर्स इन योर लाइफ दैट यू काउंट, इट्स द लाइफ इन योर ईयर्स। थोड़ा सा बोर हो गया तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहिए, है ना। तो देखो ध्यान से याद रखना कि भाई अभी जितना काम कर रहे हो ना, अभी जो मेहनत कर रहे हो, यहाँ पर ये मेहनत आप लोगों की ना लास्ट में खुद को दिखेगी कि यार आपने कितने साल जिए, ये मैटर नहीं करेगा, लेकिन आपने जो साल जिए उसमें आपने अपना कितना अच्छी तरह लाइफ को स्पेंड किया, कितने बढ़िया से आपने अपनी लाइफ को यूटिलाइज किया, वो मैटर करेगा। ठीक है, तो अभी मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत को आगे के लिए भी कंटिन्यू रखनी है। ओके, आगे करते हैं बच्चों। ये वाला एक पोर्शन हमने कर लिया कवर। अब बात करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमारे पास ये कुछ 5 लॉज हैं जो हमें डिस्कस करनी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और लास्ट में है आपकी कंबाइनिंग वॉल्यूम, जिसको गेल-यूसैक लॉ कहते हैं, ये वो है। ठीक है, तो हमने ये लॉज जो है एक एक करके स्टडी करनी है। सबसे पहले वाली लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आई नो आप सभी को ये लॉ के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से पता होगा, करेक्ट है, बहुत बढ़िया तरीके से पता होगा ये लॉ के बारे में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलती है कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको ना इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी, मतलब हमारा मास हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। हमारा मास इन द सेंस, यार कोई रिएक्शन हो रही है, ए बी से मिलके सी डी बन रहा है, तो ए बी का मास जो था टोटल करोगे और जो सी डी का मास है जो बना, वो दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सिंपल फंडा इतना सा है। अब जैसे ये एक्सपेरिमेंट देखो, इस एक्सपेरिमेंट में मान लो मेरे पास NaCl का सॉल्यूशन था एक साइड पे, AgNO3 का सॉल्यूशन था दूसरी साइड पे, ये सेपरेट थे एक दूसरे से। मैंने अगर मिक्स कर दिया इनको, पहले मैंने वेट किया इसका, इनिशियल वेट करा, मान लो 15 ग्राम आ रहा था, मान लो 15 ग्राम आ रहा था, है ना, इनिशियली वेट करके 15 ग्राम आ रहा था। अब जब मैंने रिएक्शन करवाई तो रिएक्शन करके AgNO3 NaCl मिलकर ये बना देंगे। अब जो मैंने वेट किया वो भी पता है कितना आ रहा था, 15 ग्राम ही आ रहा था। मतलब इनिशियली जो रिएक्टेंट का वेट था कितना, 15 ग्राम, और जो प्रोडक्ट का वेट था वो भी सेम ही आ रहा था, कितना, 15 ग्राम्स। मतलब कि वेट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, वो सेम रहेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन 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 कुछ थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी जरूरी है कि यार होता पता है क्या है, हम ये सोच रहे हैं मास, बाद में पता चला कि काफी ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें बहुत हाई अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। तो सोचो, एनर्जी का फॉर्मूला आइंस्टाइन का रिलेशन है, E = mc², E = mc²। मतलब एनर्जी और मास जो है, मास जो है, मास का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, मास = एनर्जी अपॉन c का स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा जो मास है वो
एनर्जी के अंदर भी काउंट होता है, मतलब जो ट्रेमेंडस एनर्जी, इतनी हाई अमाउंट की एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी में भी क्या है, मास है। तो जो एक्सप्लोजन्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, उन रिएक्शंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन नहीं अप्लाई होता, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर काफ़ी अमाउंट की एनर्जी भी रिलीज हो रही है, वो एनर्जी का कुछ मास था, तो मास इज नॉट कंजर्व्ड इन दैट केस, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ एनर्जी, ये लाइन को हमने मतलब मास एनर्जी के अंदर हमने इसको रिप्लेस कर दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी बना दिया कि यार एनर्जी भी इसमें इंक्लूड करनी है, क्योंकि एनर्जी भी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मास के साथ साथ हम एनर्जी को भी काउंट करते हैं। ओके, अब आते हैं सेकेंड लॉ पे, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जिसको हम डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ये हमारी कौन सी आ गई, नेक्स्ट लॉ आ गई। देखो याद रखना कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन सी लॉज दे रखी है, क्योंकि नीट में इसका क्वेश्चन आ जाता है। जोसेफ प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ को स्टेट किया था, स्टेटमेंट दी थी। अब इसका मतलब क्या है, देखो सिंपल सा फंडा है यहाँ पर कि ना, मान लो मेरे पास में, मैं एक एग्जांपल है ना, कॉपर कार्बोनेट ले लो, ठीक है, क्यूप्रिक कार्बोनेट ले लो, लैब में प्रिपेयर किया क्यूप्रिक कार्बोनेट, और एक नेचुरल सोर्स से क्यूप्रिक कार्बोनेट हमें मिला, है ना। तो हर स्टेट में उसका जो कॉम्पोजिशन था, यानी कि नेचर में जो क्यूप्रिक कार्बोनेट मिलता है, वो कॉपर इतना होगा, कार्बन इतना होगा, ऑक्सीजन उतना होगा, उनका अमाउंट निकाल दिया, उनका रेशियो निकाल दिया परसेंटेजेस में। ऐसे ही क्यूप्रिक कार्बोनेट को हमने लैब में बनाया, तो हमने रेशियो निकाला, वो भी सेम आ रहा था, मतलब फर्क नहीं पड़ रहा हम बना रहे हैं, नेचर बना रहा है। ऐसे पानी ले लो H2O, हमने लैब में बनाया हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके H2O, ठीक है, H2O बनाया हमने लैब के अंदर, और एक हमने H2O ले लिया, समुद्र का पानी ले लिया, एक हमारे घर का पानी ले लिया, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो यहाँ पर रेशियो निकाला वो कांस्टेंट आ रहा था। तो फर्क नहीं पड़ता कि आपका कंपाउंड कहाँ से, किस सोर्स से लिया जा रहा है, और रेशियो क्या रहेगा, एलिमेंट्स का सेम रहेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट यानी कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग सोर्सेस से बन रही है, जैसे कि कोल और कैंडल को बर्न करके हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, लाइमस्टोन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को CaCO3 पे अटैक करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। सभी सोर्सेज में कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने मेजर किया तो वो रेशियो बिल्कुल सेम आ रहा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके, ऐसे ही कॉपर क्या बन रहा है, हीट करने पर कॉपर पाउडर को CuO बन रहा है, दूसरे हीट कॉपर कार्बोनेट से CuO बन रहा है, तीसरे सोर्स से भी कॉपर नाइट्रेट से भी CuO बन रहा है। तो तीनों सोर्सेज में कॉपर ऑक्साइड इज सेम ओनली, कोई चेंज नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं, ये लॉ हर जगह काम नहीं हो रही है, लॉ में कुछ दिक्कत आ रही है। तो लॉ में यार क्या प्रॉब्लम आ रही है, लॉ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, चलो उसको डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन आइसोटॉप्स के लिए सही नहीं है, यानी अभी मैंने क्या कहा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हो सकता है कि कार्बन जो आप एक लेके चल रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड का, वो 12 मास वाला हो और दूसरा 14 मास वाला भी हो सकता है। तो यहाँ पर आ गया ना रेशियो में चेंजेस, है ना। तो कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो अगर कार्बन 12 वाला है, कैसे बनाएंगे इसको, देखो CO2, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 2 करोगे क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो 12 रेशियो 32 यानी कि 3 रेशियो 8 बन गया। लेकिन अगर ये कार्बन कौन सा होता, 14 वाला, ठीक है। अब बताओ 14 रेशियो 16 इंटू 2, तो 14 इंटू 32 बन जाता, तो अब 14 रेशियो 32 बन जाता ना। अब बताओ, अब रेशियो चेंज हो जाता, 7 रेशियो 16 ये आता, दोनों चेंज है, अलग अलग रेशियो आ रहे हैं, है ना। तो आइसोटॉप्स के लिए ये वाली चीज क्या है, सही नहीं जा रही है, आइसोटॉप में वैल्यू वेरी कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारा कंपाउंड अलग अलग फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि देखो एलिमेंट्स में कंबाइन इन द सेम रेशियो, लेकिन कंपाउंड जो फॉर्म हो रहे हैं वो अलग भी तो हो सकते हैं। जैसे कि देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन C2H5OH बना रहा है, दूसरा कंपाउंड देखो ये क्या बन रहा है, दोनों अलग अलग कंपाउंड है, रेशियो सेम जाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन कंपाउंड क्या हो सकते हैं, अलग अलग भी तो हो सकते हैं। तो अलग अलग कंपाउंड भी बन सकते हैं,
तो ये दूसरा लिमिटेशन था। अब जाते हैं हम थर्ड लॉ पे, जो कि है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इंपॉर्टेंट लॉ। बच्चों क्वेश्चन पता कैसे आते हैं, अभी हम करेंगे कवर। क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको बताना होगा कि इनमें से जो स्टेटमेंट है वो कौन सी लॉ फॉलो कर रहा है। ठीक है, आपको कुछ वैल्यूज देंगे और पूछेंगे बताओ कौन सी लॉ को वो फॉलो कर रहा है। तो ये डाल्टन ने दी थी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सबसे पहले तो डाल्टन ने दी थी। ठीक है, तो ये याद रखना है नीट वाले बच्चों को कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी लॉ दी थी। तो ये क्या कहता है, देखो लॉ को हम पढ़ेंगे। अगर मान लो हम इसको एक एग्जांपल को खुद से कवर करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बना रहा है H2, बना रहा है H2, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर ही बना रहा है H2O2 भी तो बनता है, करेक्ट है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर ये बना रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर ये बना रहा है। लेकिन अगर हम इसमें रेशियो देखें, हाइड्रोजन का मास यहाँ पे 2, ऑक्सीजन आधा ऑक्सीजन है तो मतलब 1 हो जाएगा, है ना। हाफ O2 मतलब 1 ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, मतलब 2 × 16 यानी कि 32। तो पहले वाले में रेशियो क्या आ रहा है, 1 रेशियो हाइड्रोजन का 8, और दूसरे वाले में क्या आ रहा है 1 रेशियो 16। तो हमारे पास जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे H2O और H2O2, तो फिक्स रेशियो, फिक्स मास रखो एक एलिमेंट का जो कंबाइन कर रहा है दूसरे के साथ, यानी कि यहाँ पर 8 और यहाँ पे कितना आ रहा है 16 आ रहा है। तो 8 और 16 जो है वो एक दूसरे के क्या है, मल्टीपल है। 8 और 16 क्या है, 8 और 16 एक दूसरे के मल्टीपल है, 1:2। तो ये समझे कैसे बनाया, दो कंपाउंड्स बन रहे हैं और दोनों कंपाउंड्स में जो सेम एलिमेंट का फिक्स मास लेना है, दूसरे के साथ उसका रेशियो लोगे तो वो किस में आएगा आपका, वो आपका आएगा मल्टीपल में। मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर और यहाँ पर क्या जा रहे हैं, 2 का मल्टीपल जा रहा है। तो ये होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आई होप ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है ये समझ आया होगा आपको। तो ये रहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला एग्जांपल। एक और एग्जांपल है N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन का मास सभी में लिख दिया, ये नाइट्रोजन N2 है तो नाइट्रोजन का मास 14 होता है, तो दो नाइट्रोजन के 28, 14, 28, 28, 28 ये नाइट्रोजन लिख दिया। ऑक्सीजन की इतना मास लेके चल रहा है, ये ऑक्सीजन का मास ले लिया। लेकिन अब कंपेयर करने के लिए कांस्टेंट तो रखना पड़ेगा ना, चाहे नाइट्रोजन को रखो या ऑक्सीजन को रखो। तो इन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन में सारे नाइट्रोजन को कितना कर दिया, 14 कर दिया। इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया तो ये भी 2 हो जाएगा, इसको डिवाइड बाय 2 तो ये भी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, इसको डिवाइड बाय 2 तो ये भी डिवाइड बाय 2, और इसको डिवाइड बाय 2 तो ये भी डिवाइड बाय 2। तो अब नाइट्रोजन बन गया 14 और ऑक्सीजन का बन गया इतना। अब देखो आप, जो ये ऑक्सीजन हमारे पास बना तो क्या ये एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, 8 2 जा 16 है ना, तो इंटू 2 यहाँ पर 16 8 कितना हो जाएगा, 8 3 जा हो जाएगा, 8 3 जा हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो रहे हैं एक दूसरे के, ये 1:2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5 आ गया ना, मल्टीपल में आ गया। तो ये 8 के मल्टीपल जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तीसरा आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। ये भी बहुत इजी सा पार्ट है। यानी कि ये क्या बोल रही है लॉ, ये किसने दी थी, रिक्टर नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। साइंटिस्ट का नाम था रिक्टर। तो इन्होंने क्या बताया कि जब आपके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से कंबाइन हो रहे हैं, ये डेफिनेशन जो है ये इसी को बता रहे हैं। देखो, जब हमारा एक एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, दूसरा सल्फर, तीसरा ऑक्सीजन, हमारा कोई एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है और तीसरा एलिमेंट भी उसके साथ कंबाइन हो रहा है, तो यहाँ पर एक एलिमेंट का मास फिक्स रखोगे, दूसरों का जो रेशियो लोगे वो एक दूसरे के मल्टीपल में आएगा। नहीं समझ आया, टेंशन मत लेना, मैं एक एग्जांपल बताऊंगी उससे अच्छी तरह समझ आ जाएगा। H2O को ले लो और दूसरा क्या है H2S ले लो। दो एलिमेंट है H2O और H2S, आप और भी कोई दो ले सकते थे। तो यहाँ से हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का मास कितना 16। ठीक है, तो ये कितना बन गया 1:8 बन गया। अब इधर देखो, हाइड्रोजन का मास, दो हाइड्रोजन है तो 2, और सल्फर का मास कितना होता है 32, तो ये कितना हो जाएगा 1:16। दोनों का रेशियो आ गया। अब मैंने आपको क्या कहा, हाइड्रोजन को दोनों में कॉमन है तो फिक्स रखो, मास कितना इसका 1, और ऑक्सीजन और सल्फर का रिलेशन देखो तो कितना आ गया, मल्टीपल में नहीं आ रहा। ठीक है, तो मास ऑफ यहाँ पर क्या है, ये लॉ को किसको बता रहा है, देखो जरा,
ये लॉ बता रहा है व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड सेपरेटली, तो दो डिफरेंट एलिमेंट थे ऑक्सीजन सल्फर, उन्होंने सेपरेटली कंबाइन किससे किया, हाइड्रोजन से कंबाइन किया। थर्ड एलिमेंट द रेशियो इन विच दे डू सो विल बी द सेम और सम मल्टीपल, सिंपल मल्टीपल में या तो वो रेशियो बिल्कुल सेम आता 1:8 1:8, या फिर अगर डिफरेंट आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के मल्टीपल में होगा, तो मल्टीपल ही तो था, ठीक है। तो ये होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। तब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कब अप्लाई होगा, जब हम किसी तीन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, सिंपल। अब आती है 5th नंबर की लॉ, जो कि है हमारी गैलियो-सैक्स लॉ, जिसको बोलते हैं लॉज ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। यहाँ पर ये क्या बताता है, ये बताता है कि मान लो हमारी गैसेस रिएक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ, रिएक्ट इस तरीके से कर रही है कि एक रेशियो जो है इनका, वो रेशियो सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम्स में आएगा। जैसे कि हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से कंबाइन करके बना रही है HCl, कौन सी बना दी, हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से कंबाइन करके क्या बना रही है, HCl बना रही है। ये वाला किसके लिए हो गया, ये ऑक्सीजन के लिए। तो हम एक काम करते हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन मिलके क्या बना दिया उन्होंने, HCl बना दिया, मिलके क्या बना दिया, HCl बना दिया। तो अगर मैंने इनका रेशियो लिया, अगर मैंने इनका रेशियो लिया तो मैं क्या कहूंगी कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन किससे कर रहा है, 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन से, और क्या बना रहा है, इसको बोल दिया 2 वॉल्यूम ऑफ HCl बना रहा है, ठीक है। तो ये वाली लो है, क्या बोल रहा है, देखो, व्हेन गैस रिएक्ट टुगेदर और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जब वो रिएक्ट कर रही है और प्रोड्यूस हो रही है तो वो किस में करेगी, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या रहेगा उनका, सिंपल रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा, सिंपल वॉल्यूम का रेशियो रहेगा टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रेशियो कितना था, 1:1:2, ये रेशियो क्या था, 1:1:2, तो सिंपल रेशियो ही तो है ये, है ना। तो ये क्या बन गया, सिंपल रेशियो। इफ दीज आर ऑल्सो गैसेस प्रोवाइडेड ऑल द गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब आपको टेम्परेचर को या प्रेशर को चेंज नहीं करना है, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। ये चीज है आपकी लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो यार अभी तक मुझे ये बता दो कमेंट सेक्शन में कि चीजें समझ आ रही हैं, लॉ समझ आ रही है या नहीं, ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट में बताना। फिर आगे ये वाला एग्जांपल, अब हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन क्या होती है, बैलेंसिंग करनी भूलना ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, 2 वॉल्यूम का हाइड्रोजन, डबल चाहिए हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम का ऑक्सीजन क्या बना रहा है, 2 वॉल्यूम का H2O बना रहा है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1:2, रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1:2, ये क्या बन जाएगा, इसका रेशियो बन जाएगा। बताओ कितना सिंपल हो गया है ना, कितना सिंपल हो गया। ओके, तो अब एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं और उससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि यार कि किस तरीके से क्या चल रहा है। तो कार्बन ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स, कार्बन और ऑक्सीजन 2 कंपाउंड्स बना रहे हैं। The carbon content in one of these compound is इतना, while in the other it is इतना. Show that the data is in agreement with the law of multiple proportion. क्या करना है हमें, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं। तो मान लो फर्स्ट कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन का कंपाउंड का रेशियो कितना है, द कार्बन कंटेंट इन वन ऑफ द कंपाउंड इज 42.9, 42.9 एक में कंटेंट है। तो मेरे को बताओ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा हमें, किस में से, 100 में से माइनस करेंगे 42.9 को ना बच्चों, तभी मेरे पास ऑक्सीजन बनेगा। कितना आ जाएगा, कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 100 में से माइनस करेंगे 42.9, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 9 में से 2 गए कितने, 7, उसके बाद 9 में से 4 गए 5, ठीक है। तो ये 57.1 आ गया, ऑक्सीजन कंटेंट आ गया, करेक्ट है। 57.1 क्या आ गया, ऑक्सीजन कंटेंट आ गया। अब आपको दूसरा कंपाउंड दे रखा है, सेकंड कंपाउंड, उसमें क्या है, कार्बन कितना है 27.3, 27.3, फिर से क्या करेंगे 100 में से माइनस करेंगे 27.3 को, तो 100 में से माइनस कर दो 27.3 को, कितना आ जाएगा, ठीक है, 9 में से 2 गए 7, 72.7। तो उन्होंने कहा कि ये बताइए कि ये डाटा जो है वो किसके एग्रीमेंट में है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में। तो आप पता है क्या करना, सिंपल सा काम करना है आपको, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो ले लो, कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो ले लो, कितना बन जाएगा 42.9 अपॉन 57.1,
और यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो ले लो, कितना 27.3 72.7, ठीक है। इसका रेशियो लेके जो वैल्यू आ रही है, इसका रेशियो लेके जो वैल्यू आ रही है, एक दूसरे का मल्टीपल होगा। कैसे, देखो 42.9 को डिवाइड करो, मैं बता देती हूँ आपको इसका वैल्यू कितना आ रहा है। 42.9 आप लोग बताना कितना वैल्यू आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 42.9 को डिवाइड करेंगे अगर हम 57.1 से, तो आ रहा है 0.75, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है देखेंगे, यहाँ पे वैल्यू है 27.3 को डिवाइड कर रहे हैं 72.7 से, तो ये कितना आएगा 0.375, ये वैल्यू आ रही है। तो अगर मेरे पास ये दो वैल्यू आ रही है, आप चेक करो, अगर मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से, तो क्या मेरे पास ये वैल्यू नहीं आ रही है ना। अगर मैंने इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मेरे पास ये वैल्यू नहीं आ रही है, तो यानी कि ये अग्रीमेंट में जा रही है हमारे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के, ठीक है। चमका, किस तरीके से देखना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसी तरीके से चेक करना है। 20 ग्राम ऑफ मेटल, अगला क्वेश्चन आ गया, 20 ग्राम ऑफ मेटल बर्न्ड इन ऑक्सीजन, मेटल है और ऑक्साइड बन गया उसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, गिव 3.2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, मतलब ये ऑक्साइड है, मतलब मेटल का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड। तो 2 ग्राम का मेटल है, कितना बना रहा है 3.2 ग्राम का ऑक्साइड। सेकंड बताया 1.42 ग्राम ऑफ सेम मेटल, 1.42 ग्राम का सेम मेटल है, हीटेड इन स्टीम गेव 2.27 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, मतलब कि अब जो मेटल का ऑक्साइड बना है वो कितना बन गया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑक्साइड कितना 2.27, करेक्ट। उन्होंने पूछा विच लॉ इज शोन बाय दिस डाटा, आपको पूछा है डाटा में बताइए कौन सी लॉ को एक्सप्रेस कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों का रेशियो लो और इन दोनों का रेशियो लो। कैसे लोगे, वही सेम तरीका 2/3.2, और यहाँ पे क्या करोगे 1.42 डिवाइडेड बाय 2.2। सॉल्व करके मैं आपको बता देती हूँ वैल्यू कितनी आ रही है, 2 डिवाइडेड बाय 3.2 तो कितना आएगा 0.625, और जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना 1.42 को, मैं बताती हूँ 1.42 को डिवाइड कर रहे हैं 2.27 से, तो ये भी कितनी आ रही है 0.625, मतलब दोनों जगह क्या वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है। यानी कि ये किसको बता रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन को बता रही है, यानी कि दोनों ही केसेस में मेटल और ऑक्साइड का जो रेशियो है वो सेम है, वो कांस्टेंट है, समझे। तो ये क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन फॉर्म 2 कंपाउंड्स, ठीक है जी। फॉस्फोरस क्लोरीन ने मिलकर बना दिए 2 कंपाउंड्स। द फर्स्ट कंपाउंड कंटेन इतना % बाय मास ऑफ फॉस्फोरस एंड इतना % मास ऑफ क्लोरीन। तो कंपाउंड फर्स्ट में फॉस्फोरस और क्लोरीन कितना है 22.54 और क्लोरीन कितना है 77.46 है, तो यहाँ लिखोगे 77.46, ये फर्स्ट कंपाउंड में हो गया, ठीक है। अब दूसरे कंपाउंड में, इन द सेकंड कंपाउंड क्या बताया, फॉस्फोरस और क्लोरीन का रेशियो, तो फॉस्फोरस 14.88 और क्लोरीन कितना है 85.12, ठीक है। शो दैट दीज डाटा आर कंसिस्टेंट विद द मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो वापस से वही चीज आ गई, आपको यहाँ पे दे रखा है लेकिन नीट में आपको पूछेगा बताओ कौन सी लॉ अप्लाई हो रही है, फिर से क्या करोगे, सेम वही फंडा लगाना है। 22.54 को डिवाइड कर दो 77.46 से, याद रखना अगर ऊपर फॉस्फोरस नीचे क्लोरीन है तो दूसरे में भी फॉस्फोरस क्लोरीन का ऐसा ही रेशियो लगाओगे, ऊपर फॉस्फोरस नीचे क्लोरीन लगाओगे, तो ये 14.88 डिवाइडेड बाय 85.12 बन जा देंगे, है ना। यही बात क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। बस अब इसको सॉल्व करना है दोनों को, आपका कुछ मल्टीपल में रेशियो आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो एक दूसरे के मल्टीपल में होगी, मल्टीपल में होगी, कुछ भी वैल्यू से मल्टीपल होगी, आप चेक करना, और ये इस तरीके से आएगी। अब एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ, ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है और आप लोगों को सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितना आपका आंसर आया, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग होगा, क्योंकि हमने काफ़ी क्वेश्चन भी डिस्कस करे, सिग्निफिकेंट फिगर भी समझी, और साथ के साथ ये वाला पार्ट जो है भाई, ये लॉज वाला पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बार बार एग्जाम में आ जाता है, तो हमने ये भी समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।